ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2025 और मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। अर्थात अगर आपका लग्न मकर है या राशि मकर है, दोनों ही प्रिडिक्शन को आप चेक कर सकते हैं। वर्ष 2025 की उत्सुकता आप सभी को हो रही होगी, क्योंकि हर वर्ष कुछ ना कुछ हमसे नया करवाता है और कुछ ना कुछ गलतियां भी करवाता है। तो टोटल मिलाकर ये वर्ष की जिज्ञासा आप लोगों की जो है सोचने की कि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये जो अंग्रेजी वर्ष चेंज हो रहा है, अर्थात 2024 से 2025 हो रहा है। तो इस समय जब ये कैलेंडर चेंज होगा, आगामी 365 दिन आपके कैसे बीतेंगे स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। इस पूरे वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है वर्ष 2025 में, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी यात्राएं, प्रेम संबंध और साथ में संतान की स्थिति क्या रहेगी। कोई ऐसे टाइम है जिसमें आपको बड़े पैसे मिल सकते हैं या नुकसान होने की कंडीशन बन सकती है, इसको भी चेक करेंगे। और प्रॉपर्टी की क्या स्थिति होगी, हर प्रकार के जो एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको हम इस वर्षफल में काउंट करेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जब भी हम वर्षफल कहते हैं, वर्षफल का मतलब आपका जन्म जिस समय होता है, जिस डेट में आपका जन्म होता है। सपोज कीजिए किसी का जन्म जो है अप्रैल में पड़ रहा है, उस समय सूर्य का कुछ ना कुछ डिग्री होगा। तो जिस समय आपका वर्षफल बनेगा वो उसी डेट के अकॉर्डिंग बनेगा जब आपका जन्म हुआ था, और वहां पर सूर्य का अंशात्मक जो डिग्री होता है उसको हम बराबर करते हैं और वहां पर पंच अधिकारियों का निर्णय करते हैं। मुंथा का चुनाव करते हैं, मुंथा और मुंथेश की पोजीशन को चेक करते हैं। फिर हम लोग सहम की गणना करते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होती है। छोटी छोटी गणनाओं करने के लिए उस वर्ष में कौन सी गणनाएं कब फलित होगी उसके लिए सहम की गणना की जाती है। साथ में त्रिपाती चक्र भी बनाया जाता है और समुद्र चक्र से भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो वर्षफल का जो शाब्दिक अर्थ बनता है वर्ष का फल, लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो केवल गोचर का परिणाम होगा। यहाँ पर गोचर जो होगा, जो बड़े ग्रह होंगे जो ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं, उनका जो परिणाम होने वाला है वही परिणाम हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर आपको भी जिज्ञासा है कि ये वर्ष आपका एग्जैक्टली कैसा बीतेगा, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को फीड कीजिए हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में और वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्षफल। तो प्रारंभ करते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर अर्थात अंग्रेजी का जो कैलेंडर है, ये 2024 से 2025 अब ये चेंज होने वाला है कुछ दिनों में। और जब ये अंग्रेजी नववर्ष होगा, उस दिन से आपके अगले 9 वर्ष तक कितना कैसा गोचर रहने वाला है ग्रहों का, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, ये आप भी समझते होंगे बहुत भली बात से कि 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रहों का गोचर अगर किया जाए, स्टार्ट किया जाए, तो उसका प्रभाव, कुछ का जो प्रभाव होता है बड़ी क्षणिक होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा की गति का अध्ययन अगर पूरे 365 दिन के लिए किया जाए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए दैनिक राशिफल में चंद्रमा की गति के अनुसार पंचांग चेंज होते हैं और चंद्रमा प्रत्येक दिन एक नक्षत्र को लगभग क्रॉस करता है, 2.25 दिन में एक राशि को क्रॉस करता है। तो चंद्रमा को आधार मानकर वर्षफल की गणना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो मंद गति ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव काफी लंबे टाइम तक होता है, जिसमें आपका लग्नेश शनिदेव है जो कि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, इनका प्रभाव आपके ऊपर सर्वाधिक पड़ने वाला है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः 11 महीने तक या 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, उनका भी प्रभाव को वर्षफल की गणना करने के लिए सटीकता के साथ देखा जाता है। इसके अलावा राहु और केतु जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं, इनका राशि परिवर्तन प्रत्येक 18 महीने में होता है। तो इस वर्ष 2025 में क्या चीज महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है
पहला डेट आता है 29 मार्च 2025, क्योंकि इस दिन आपके जो लगन लॉर्ड है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा, केवल राशि ही परिवर्तन नहीं करेंगे, उस दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा और ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ पिशाच योग, या आप कह सकते हैं कि एक खराब योग का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो योग बनेगा ये अच्छा योग, एटलीस्ट शनि राहु का जो युति बनता है वो शनि के प्रभाव को बहुत ज्यादा कैटलाइज्ड कर देता है। पॉजिटिव आएगा तो बहुत तगड़ा प्रभाव आएगा, निगेटिव आता है तो बहुत तगड़ा प्रभाव भी आता है। तो ये जो पिशाच योग बन रहा है, ये योग शनि और राहु के कारण बनने वाला, और डेट रहेगा 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो डेट रहने वाला है। इसके अलावा 29 मार्च एक ऐसा डेट बन रहा है जब सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा वर्ष 2025 में, और उस दिन केतु ग्रह पर 8 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि गोचर में या टोटल ग्रहों की दृष्टि में अगर देखा जाए, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को अगर छोड़ दिया जाए तो नव ग्रहों का ही हम वैदिक ज्योतिष में महत्व मानते हैं। हालांकि जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मेदिनी ज्योतिष करते हैं, तो वहां पर जरूर हम लोग इस बात को काउंट करते हैं कि जो ग्रहों की उपस्थिति है उसमें यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का भी कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। लेकिन एक ग्रह पर अधिक से अधिक कितने ग्रह की दृष्टि हो सकती है? नवग्रहों की बात किया जाए तो वो 8 ही कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है, और ये मैक्सिमम कंडीशन होता है। और 29 मार्च 2025 जब ये प्रारंभ होगा वर्ष 2025, उसमें अष्टग्रही योग कुछ इस तरीके से बनेंगे कि 8 ग्रहों की दृष्टि सब केतु पर होगा। केतु को मोक्ष का ग्रह भी कहा जाता है। तो वर्ष 2025 इसलिए भी बड़ी चैलेंजिंग हो रहा है सभी लग्न, सभी राशि वाले जातकों के लिए। इसके अलावा 14 मई को जो देवगुरु बृहस्पति है वो मीन राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। वर्तमान में ये वृषभ राशि में है और उसके बाद ये अगली राशि अर्थात मिथुन राशि में जाएंगे, और उसके बाद इनकी गति और तीव्र हो जाएगी और ये एक ऐसा टाइम आएगा जो अपने परम उच्च राशि में भी पहुंच जाएंगे। और इनकी जो परम उच्च राशि होती है वो कर्क राशि होती है। 9 अक्टूबर 2025 का वो डेट होगा जब ये परम उच्च राशि में होंगे, और उसके बाद फिर ये वक्री हो जाएंगे वहीं पर जाकर, और फिर ये मिथुन राशि में 4 दिसंबर को वहां पर रहेंगे और काफी टाइम तक उसी यानी मिथुन राशि में रहेंगे। तो सामान्यतः बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा मिथुन का ही प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि राहु मीन का भी रिजल्ट देने वाला है और ज्यादा से ज्यादा कुंभ का रिजल्ट पूरे वर्ष देगा। लेकिन कुछ टाइम पे शनि और जो राहु की युति बन रही है, जिसको हम लोग पिशाच योग भी कहा जाता है, तो ये निश्चित रूप से एक डेंजरस योग बनेगा, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं 4 ग्रहों पर हम फोकस करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद हम ये जरूर चेक करेंगे, कुछ डेट मैंने निकाला है, जो भी ग्रह होंगे उनका मूवमेंट होगा, उनके मूवमेंट के कारण कुछ ना कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कुछ ग्रह आपके हेल्थ को इफेक्टिव करेंगे, कुछ ग्रह आपके हेल्थ को निगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उससे मैंने कुछ डेट की गणना भी की है, उस डेट को अंत में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए जो शनि का जो प्रभाव होगा वो कैसा रहने वाला है पूरे वर्ष में। देखिए, वर्तमान में जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूं, शनि कहां पर गोचर कर रहा है? शनि कुंभ राशि में है, आपके लग्न या राशि से द्वितीय भाव में ये गोचर कर रहा है। और निश्चित रूप से शनि का ये जो गोचर है अपने मूल त्रिकोण राशि में है, और जब शनिदेव खुद मूल त्रिकोण में चले जाते हैं तो बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं। मूल त्रिकोण का मतलब ही होता है एक ऐसा ग्रह जो सबसे रिलैक्स्ड पोजीशन पे रहे, जहां पर उसको कोई टेंशन ना हो, और जिस भाव के मालिक बनते हैं उससे संबंधित फंड्स में, उससे संबंधित जो रिजल्ट होते हैं उसको परेशान करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भाव होता है। तो आपने वर्ष 2024 में महसूस किया होगा, 23 में महसूस किया होगा कि शनिदेव जो फंड्स दे रहे हैं
वो उस अनुरूप नहीं दे रहे हैं जिस अनुरूप चाहिए। किसी ना किसी कारण से ये डिले कर रहे होंगे और अब ये 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं और उपचय भाव में जा रहे हैं। कुंडली में तीसरा, छठवां, 10वां और एकादश भाव को संयुक्त रूप से कहा जाए तो उपचय भाव कहा जाता है। और उपचय भाव में जो पाप ग्रह होते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन समझिएगा, शनिदेव का नेचर अलग है, उनका स्टाइल अलग है। तो निश्चित रूप से ये जो शनिदेव यहाँ पर रहेंगे, एक तो आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर जो 7.5 चल रही थी, इसको ये उतार देंगे। 7.5 आपकी खत्म हो जाएगी और ये पराक्रम भाव में जाएंगे और पराक्रम भाव में जाकर आपको खूब मेहनत कराने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय आप पूरे तरीके से फिट रहिएगा कि काम को किया जाए, आप एग्रेसिव रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। और शनि का जो प्रभाव होता है इंसान को लाइफ में डिसिप्लिन सिखा देता है, तो डिसिप्लिन के साथ आप काम को करेंगे, यही कारण है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शनिदेव एक कर्म प्रधान देवता होते हैं और ये आपके पराक्रम में जा रहे हैं। रिजल्ट शानदार देने वाले हैं, लेकिन मेहनत बढ़ेगा। इस समय आपके मित्र और रिश्तेदार जो होंगे इस समय आपको सहयोग भी करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव जो होता है वो मित्र के सहयोग का भी भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है। तो यहाँ पर शनिदेव का जो रिजल्ट रहेगा उपचय में होने के कारण सामान्यतः अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अब शनिदेव यहाँ पर जाएंगे तो शनिदेव की दृष्टि आपके प्रेम प्रसंग पर जाएगी, आपके शिक्षा पर जाएगी, आपके उदर के पोषण पे जाएगी। तो ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि लग्न का जो मालिक है पंचम से रिलेशन बना रहा है, भले वो तीसरे के मतलब थर्ड हाउस से होकर फिफ्थ हाउस में जा रहा है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो लग्न का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं पंचम को देख रहा है। तो इस समय शिक्षा के प्रति, नया प्रकार की चीजों को सीखने के लिए, नए प्रकार के विद्याओं में महारत हासिल करने के लिए आप समय व्यतीत करेंगे। जो लोग मेडिकल फील्ड में इन्वॉल्व हैं, ऐसे विद्यार्थी वर्गों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा विद्या अर्जन के संदर्भ में होने वाला है। इसके अलावा जब शनि देव यहाँ पर बैठेंगे तो सीधे आपके द्वादश भाव को देखेंगे, और शनिदेव का द्वादश भाव में देखना एक प्रकार से डिसिप्लिन डेवलप करता है। कहाँ पर? विदेशों से रिलेटेड। यानी अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो भी विदेश है, यदि आपका कोई व्यवसाय है जो विदेश में होकर जाता है तो शनिदेव आपके जो कड़े मेहनत आप करने जा रहे हैं वर्ष 2025 में उसका रिवार्ड देंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा और बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी यात्राएं भी बहुत ज्यादा इस वर्ष विदेश में रहने वाली है। चाहे आप विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे आप व्यापारी वर्ग हो, निश्चित रूप से यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं और यात्राएं होना आपके लिए शुभ भी है। तो मेहनत के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि अगला 2.5 साल शनि का जो प्रभाव रहेगा 2025 में भी, 2026 में भी और 2027 के मध्य तक जो प्रभाव रहने वाला है वो निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि का रहेगा। और ये नेम फेम में जा रहे हैं तो याद रखिएगा, लग्नेश जब भी नेम फेम में जाते हैं तो नेम फेम करते ही करते हैं। डिले होता है लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कर्म करना है और आगे कुछ नहीं देखना है, केवल कर्म करते रहना है। और निश्चित रूप से आपका जो मान पद प्रतिष्ठा है और मानसिक शांति है, सब कुछ आपको शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। शनिदेव आपको धार्मिक भी जरूर करेंगे। शनि का आपके पिता के ऊपर दृष्टि पड़ना पिता से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को काफी ये प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धर्म के स्थान पर भी जब शनिदेव देखते हैं तो इंसान के अंदर अध्यात्म को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो शनिदेव का जो प्रभाव है कहीं पर भी 1% मुझे निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। मेहनत में जा रहे हैं और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो शनिदेव फिर आपसे रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब शनिदेव मेहनत में जाते हैं तो मेहनत करना ही पड़ता है लोगों को। आपके सामने ऐसी परिस्थिति डेवलप कर देते हैं शनिदेव कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बनाकर रखना ही पड़ेगा। और अगर आपने मेहनत किया, डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिवार्ड भी शनिदेव ये देंगे।
अब हम बात करने वाले हैं शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है आपको किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। कुछ टाइम ऐसा बनेगा जब मीन में राहु और मीन में शनिदेव दोनों साथ में हो जाएंगे, उपचय भाव में दोनों साथ में रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये समय आपके नेम और फेम को और ज्यादा कैटलाइज करने का है। लेकिन क्योंकि शापित योग भी बनाते हैं, पिशाच योग भी बनाते हैं शनिदेव, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जो गले का जो पार्ट है यहाँ पर शनिदेव जा रहे हैं, और शनिदेव निश्चित रूप से गले में विराजमान रहेंगे। श्वास नलिका के कारक भी माने जाते हैं, वायु तत्व है, और शनि भी वायु तत्व है। तो निश्चित रूप से अगर आपके छोटे भाई बहन या आपको एस्थमेटिक परेशानी रहती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या श्वसन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, तो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 के मध्य में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधित किसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, राहु आपके कुंभ में पहुंचने वाला है। राहु आपके धन स्थान पर पहुंचने वाला है, और राहु जब भी धन स्थान पर बैठ जाता है तो बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंसान के धन के कमाने की जो क्षमता होती है बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन लोग रिस्की कार्य भी ज्यादा करते हैं। कम समय में ज्यादा पैसा प्राप्त करने के चक्कर में पैसों का नुकसान भी राहु यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे राहु आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, कई बार मुंह से झूठ भी बुलवा सकते हैं, क्योंकि ये मुख का भाव है जहां पर राहु रहेगा। लेकिन राहु का द्वितीय भाव में उपस्थित होकर आपके षष्टम को देखना, आपके शत्रुओं का सर्वनाश करेंगे, आपके गुप्त शत्रु यहाँ पर खत्म होंगे। न्यायिक मामले अगर आपके चलते हैं तो उसमें ओवरऑल आपको रिजल्ट शनिदेव अच्छा देंगे, और राहु का भी जो प्रभाव है वो षष्टम में, और शनि का जो प्रभाव है वो द्वादश में। तो ये दोनों भाव जो है, छठवां और 12वां जो भाव है, वो शनि और राहु दोनों से दृष्ट रहेंगे। इसलिए न्यायिक मामलों में आपको सफलता ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। केवल एक ही विश्वास आपको रखना है कि शॉर्टकट तरीके से कोई पैसा ना कमाइए। शेयर, सट्टा, लॉटरी में अगर आप इन्वॉल्व हो गए, मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक, तो ये पूरा जो समय आएगा, अकस्मात आपके पास पैसे की इतनी कमी हो जाएगी कि फिर आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा उसी पैसे को गेन करने के लिए। तो बेटर होगा कि इस तरीके की कोई भी शॉर्टकट जो काम है मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो राहु का राशि परिवर्तन होगा वो द्वितीय भाव में, और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव में राहु जब भी देखता है, उपचय भाव को जब राहु देखता है, तो वहां पर बिजनेस से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे पॉलिटिकल टर्म्स अगर किसी के साथ है तो उनका सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें भी राहु का जो प्रभाव होता है वो अच्छा रहता है। हर काम में राहु यहाँ पर सफल करा देते हैं, लेकिन कई बार आपको जाने अनजाने में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि राहु झूठ का कारक भी माना जाता है। परेशानी क्या होने वाली है, राहु तो 18 मई को शिफ्ट होकर आपके धन भाव में चला जाएगा, और केतु शिफ्ट होकर आपके अष्टम में चला जाएगा। और अष्टम याद रखिए आपका सिंह राशि बनता है, अग्नि तत्व है, और वहां पर केतु का बैठना है। निश्चित रूप से केतु अगर सिंह राशि में बैठ जाए, सिंह राशि को आत्मा का कारक भी माना जाता है, अकल्ट साइंस का भी कारक माना जाता है। तो यहाँ पर पिता के लिए बहुत ज्यादा घातक उत्पन्न हो सकता है। और साथ में अगर आपको किसी प्रकार की पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार के किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर की स्टोन की समस्या है, तो सर्जरी भी केतु अष्टम भाव में रहने के कारण कर सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। केवल केतु यहीं तक सीमित नहीं है, केतु की जो दृष्टि पड़ेगी वो द्वादश पे भी पड़ेगी, और जो केतु की जो दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके पंचम, आपके
कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो एक तो धनु राशि में पड़ेगी और एक मेष राशि में पड़ेगी। मेष राशि जो है वो आपका चतुर्थ भाव है, यानी चतुर्थ भाव, द्वादश भाव और अष्टम, ये तीनों ही जो अग्नि त्रिकोण बनेंगे, इन अग्नि त्रिकोण में केतु का प्रभाव बहुत तगड़ा रहेगा और इस कारण से बहुत ज्यादा समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से जब 18 मई के बाद किसी प्रकार की निमोनिया से रिलेटेड परेशानी, क्योंकि गले से रिलेटेड तो प्रॉब्लम ऑलरेडी जो पिशाच योग या जो खराब योग बन रहा है राहु शनि का, उसके कारण तो डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी जो केतु है वो अग्नि तत्व में परेशानी उत्पन्न करता है और ऐसी भी संभावना है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा दूरी शिफ्ट हो जाए। आप अपने जन्म स्थान के पास आएंगे तो आपको थोड़ी सी बेचैनी महसूस होने लगेगी, लेकिन जब आप दूर जाइएगा, इसीलिए इस बार ट्रैवलिंग ज्यादा आपको करना चाहिए। वर्ष 2025 में अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके रिजल्ट काफी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो कुत्तों की सेवा कीजिए, या अगर आप बिल्लियों की या कुत्तों की सेवा करते हैं तो उस समय आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और केतु की शांति पूजा अगर आप कराते हैं तो आपको विशेष रूप से, अगर लंग्स में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, जो कि मैं 18 मई के बाद देख रहा हूं कि ऐसा हो सकता है गोचर में, तो उस समय आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की नई प्रॉपर्टी में इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी पर केतु की दृष्टि अगर पड़ेगी तो प्रॉपर्टी में निवेश कब करना चाहिए, जो मैं डेट बताऊंगा अभी, उस डेट में ही आप केवल कर सकते हैं। तो शनि का, राहु का और केतु का प्रभाव मेरे ख्याल से आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहा जाए तो स्थान जिसके मालिक बनते हैं, एक तो पराक्रम स्थान के मालिक है जहां पर शनि खुद जाकर विराजमान होने वाले हैं, और साथ में आपके द्वादश भाव के मालिक हैं। इन दोनों भाव के मालिक हैं, लेकिन ये गोचर में, जब इस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो ये पंचम त्रिकोण में जाकर आपके बैठे हैं, बृहस्पति देव वृषभ में बैठे हैं। लेकिन 14 मई 2025 एक ऐसा डेट होगा जब ये अपना राशि शिफ्ट करेंगे, और ये अपना राशि शिफ्ट करके ये आपके 6th हाउस में चले जाएंगे, षष्टम में चले जाएंगे। इसका मतलब आपके छोटे भाई बहनों को लेके रोग में चले गए, यानी छोटे भाई बहनों से, मित्रों से कुछ नाराजगी उत्पन्न हो सकती है। और साथ में आपके छोटे भाई बहन, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहा जाए तो गले का पोर्शन हो सकता है, गले के आगे का पोर्शन या गले के पीछे का पोर्शन, किसी तरीके से उसके हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च को भी देखेंगे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ पर विपरीत राज्यों की कंडीशन में तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी संभावना है कि यहाँ पर जो आपके मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आपको कुछ ना कुछ पीड़ित करेंगे, कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे। और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जब कभी भी षष्टम भाव में चला जाता है, अष्टम में या द्वादश में चला जाता है, तो आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं वो ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन केवल एक ग्रह से हम भविष्यफल नहीं निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि जहां पर छठवां भाव है गुप्त शत्रु का, वहां पे राहु भी देखेंगे और साथ में द्वादश भाव पर शनि भी देखेंगे। तो बहुत ज्यादा परेशानी तो डेवलप ये नहीं करेंगे, क्योंकि जो बृहस्पति का इफेक्ट होगा उसको नलीफाई भी करेगा राहु। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, और ये इनकी जो गति होगी बहुत फास्ट होगी, तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी इसमें मिलेगा। जो भी कंपटीशन में आप इन्वॉल्व करेंगे उसमें सफलता भी बहुत फास्ट आएगी, और निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि षष्टम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और साथ में विदेश को देख रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा विदेश में जाना या हॉस्पिटलाइजेशन में जाना या लंबी ट्रैवलिंग करना, धार्मिक यात्रा को कराना, ये सभी बृहस्पति देव यहाँ पर कराएंगे। बृहस्पति देव आपके दशम भाव को देखेंगे तो कर्म से संबंधित भी आपको यात्रा करना पड़ सकता है। अर्थात जो लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उनको अपने जॉब या बिजनेस के कारण इस वर्ष शनि का भी अधिकता दिखाई दे रहा है कि आपको यात्रा करना पड़ेगा। और इस समय मुझे इसकी भी कंडीशन दिखाई दे रही है, कर्म स्थान के कारण, यानी जॉब के कारण, बिजनेस के कारण आपको एक लंबी विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके बाद शनि, जो बृहस्पति देव है,
वो आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे। तो द्वितीय भाव को देखेंगे यानी धन के कारक होते हैं, द्वितीय भाव के कारक होते हैं। कारकत्व को देखेंगे तो कारकत्व को बढ़ाएंगे और वहां पर जो बुरा प्रभाव था राहु का, उसको ये डिप्लोमेटिक आपको बना देंगे और इस कारण से राजनीति में आपको सक्रिय भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल अच्छा है, लेकिन केतु आपको अध्यात्म की जो परिकाष्ठा होती है, अध्यात्म की जो गहराई होती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाने वाले हैं। साथ में पिता के लिए भी घातक होंगे ये केतु, या पिता जैसे लोगों के लिए ये घातक हो सकते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी की बात किया जाए तो लोअर टेल बोन जो होता है वहां पर किसी प्रकार का, या बैक पेन में बैक बोन जो होता है उसमें बहुत तेजी से दर्द भी ये डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा प्रभाव जो है ये शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के कारण रहेगा, जो कि एक लंबा प्रभाव होने वाला है। अब हम समझेंगे कि वो कौन कौन से डेट निकल के आ रहे हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल है। मैं दोनों ही टाइप की गणना किया हूँ। अभी केवल गोचर के आधार पर जो मंद गति ग्रह थे जिसका प्रभाव आपके ऊपर सर्वाधिक रहता है उसको बताया गया। अब हम केवल ऐसे ग्रह की बात करेंगे जो इस समय आपको रिजल्ट देने वाले हैं, और वो रिजल्ट सारे प्लैनेट्स का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ हेल्थ के लिए अच्छे हैं, कुछ हेल्थ के लिए खराब, लेकिन सभी ग्रहों का जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण जो रिजल्टेंट कुछ डेट निकल के आई है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मिश्रित डेट आ रहा है, कुछ अच्छे डेट भी आ रहे हैं, और जो डेट अच्छे आ रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी डेट अच्छे हैं, लेकिन 24 जनवरी से 28 जनवरी भले ही वो 5 दिन का डेट है, लेकिन वो डेट अच्छा नहीं आ रहा है। 27 फेब से लेकर 14 मार्च फिर आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से दिन अच्छा है। फिर 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। 22 जून से लेकर 21 अगस्त फिर स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां आपको लगी रहेंगी। तो इन डेट को आपको नोट कर लेना चाहिए, डिस्प्ले में भी इसलिए दिखाया जा रहा है। प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा साल जो रहने वाला है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिजल्ट अच्छा ही देगा। भले ही केतु का प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक है, केतु की शांति पूजा इत्यादि कराइए या आप कुत्तों की सेवा कीजिए, तो ऐसा करने से आपके केतु के नकारात्मक प्रभाव खत्म होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी ग्रहों का जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है वो 1 जनवरी से 24 अक्टूबर तक का समय अच्छा आ रहा है। इसके अलावा करियर के लिए जो डेट आ रहे हैं इस बार लगभग सारे डेट अच्छे आ रहे हैं। 4 रेंजेस निकल के आ रही हैं। 18 जनवरी से 27 फेब, लगभग 1 महीना आपके लिए अच्छा है। दूसरा डेट 14 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई, ये भी आपके करियर के लिए अच्छा है। 9 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का डेट भी करियर के लिए अच्छा है, और 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का टाइम भी आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखाई दे रहा है। लक इस समय मिश्रित आपका वर्ष 2025 में साथ देगा। जो समय आपके लिए अच्छे हैं लक के लिए वो 4 जनवरी से 14 जनवरी और 27 फेब से लेकर 14 मार्च का डेट आपके लिए अच्छा है। जो समय आपके लक के लिए अनफेवरेबल है, जो अच्छे नहीं है, वो डेट जो निकल के आ रहे हैं वो 24 जनवरी से 28 जनवरी और 22 जून से लेकर 31 जून का टाइम आ रहा है, जिसमें लक आपको साथ नहीं देने वाला है। फाइनेंस के लिए भी मिश्रित परिणाम आ रहा है। 1 जनवरी से 29 मार्च तक बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है फाइनेंस के लिए, जबकि 7 मई से लेकर 29 दिसंबर तक एक लंबा टाइम है जो फाइनेंस के लिए अच्छा है, धन के अर्जन के लिए अच्छा है। चाइल्ड के लिए कहा जाए यानी संतान के लिए कहा जाए तो पूरे टाइम लगभग वर्ष में कहा जाए अच्छे हैं। कुछ डेट जो स्पेसिफिक मैंने कैलकुलेट किया वो डेट है 28 जनवरी से लेकर 27 फेब तक का समय अच्छा है, 14 मई से 16 जुलाई तक का समय अच्छा दिखाई दे रहा है, और 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का जो समय है ये भी आपके लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ में थोड़ा मिश्रित परिणाम मिलेगा, कुछ टाइम अच्छे हैं, कुछ टाइम खराब है। मैरिड लाइफ के लिए 1 जनवरी 2025 से
29 मार्च तक कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहेंगी, लेकिन 7 मई से पूरा 29 दिसंबर तक का जो टाइम है वो आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रिजल्ट मैरिड लाइफ में मिलेगा। ट्रैवलिंग की बात किया जाए तो गलती से भी 1 जनवरी से 7 मई तक कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, और ट्रैवलिंग के लिए जो अच्छा टाइम आ रहा है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 18 अक्टूबर से 26 नवंबर आपके लिए अच्छे टाइम आ रहे हैं। प्रॉफिट इस साल बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुझे जो भी डेट दिखाई दे रहा है प्रॉफिट की जगह पे लॉस का टाइम दिखाई दे रहा है। तो लॉस अभी भी मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए, और कुछ स्पेसिफिक डेट में आपको बिल्कुल भी कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान देके करना चाहिए, क्योंकि ये डेट आ रहे हैं 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी, 23 मई से 31 मई, और 16 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई, और 6 दिसंबर से 20 दिसंबर। ये सभी डेट जो है वो अच्छे डेट नहीं है। एक भी डेट प्रॉफिट के लिए अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि इस समय आपको अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ाना चाहिए। प्रॉफिट तो आएगा आज नहीं कल, लेकिन अध्यात्म का जो समय रहेगा वो इस समय एक्टिवेटेड रहेगा। इसीलिए जो गोचर में जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है वो आपके फेवर में एटलीस्ट केतु का अष्टम में के कारण आपको एक बड़ा नुकसान भी करा सकता है, और आपको कुछ परेशानी भी दे सकता है। लेकिन ये केवल गोचर का परिणाम है। ये ऐसे डेट आ रहे हैं जो गोचर है। अगर आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है तो आपको रिजल्ट भी उसी के अनुसार मिलेगा। उम्मीद है कि मैं आपको ये पूरा वर्षफल 2025 मकर लग्न मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे से समझा पाया। आप अपनी प्रतिक्रियाएं info@kundliexpert.com पर भेज सकते हैं, या आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9818318303 है। आप अपने कंसल्टेशन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर कुंडली एक्सपर्ट फाइंड कीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या www.kundliexpert.com पर जाकर कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ष आपका अच्छा बीते। जो भी निगेटिविटी मैं देख रहा हूँ वो सारी निगेटिविटी खत्म हो, इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।